नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर शाहजहांपुर से है। सुभाष नगर में स्मार्ट रोड पर कथित कंपोजिट शराब की दुकान में हुई चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोरी करता हुआ चोर साफ तौर पर कैमरे में कैद दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है। यह तस्वीरें कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की है, जहां बीती रात सुभाष नगर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। रात करीब 12:10 पर अज्ञात चोर शटर और ताले तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए और गले में रखी करीब 30,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और चोरी के बाद दुकान संचालक की ओर से पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर दिया गया है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। और साथ ही फिलहाल पुलिस की टीम ने आपस के इलाकों के आसपास के इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। खबर हरदोई से है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। थाना पिहानी क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सीएचसी पिहानी भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुनेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम अकोरा थाना पिहानी लगातार ग्राम में इलाके में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जंगल के रास्ते हसैया मऊ मोड़ की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इसी दौरान आरोपी मौके पर आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वह भागने लगा और खुद को घेरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस में आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है और वह घायल होकर गिर पड़ा है। पूछताछ में उसने अपना नाम मुनेन्द्र पुत्र रामस्वरूप बताया है और उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। और साथ ही आपको बताते हैं, इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल, उप निरीक्षक मुकुट सिंह यादव, उप निरीक्षक सोनीमणि यादव, हेड कांस्टेबल मोहम्मद कलीम रेगुलर और साथ ही कांस्टेबल आब हाथी खान, हेड कांस्टेबल आशीष सिंह, कांस्टेबल गर्भित तथा कांस्टेबल अधिवेश चौधरी की विशेष भूमिका रही है। इस मुठभेड़ और साथ ही गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा और साथ ही सुरक्षा भावना का मजबूत मंजर दिखाई दे और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को थाना पिहानी पुलिस द्वारा वांछित चल रहे एक अभियुक्त, जिसका नाम मुनेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम अकोहरा थाना पिहानी जनपद हरदोई को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित है। खबर औरैया से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर ने औरैया के राजनीतिक माहौल को गरमाया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर से लग रहा है तरह तरह की कर रहे लोग चर्चा। आपको बता दें, वायरल तस्वीर को देख लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने का लगा रहे हैं कयास। जनपद ही नहीं, प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे धनीराम वर्मा के पुत्र दिनेश कुमार उर्फ गुड्डू वर्मा की सपा प्रमुख के साथ हुई मुलाकात को फोटो सोशल मीडिया पर यहां वायरल होने से भाजपा छोड़ने के लगाए जा रहे कयास। यदि महेश वर्मा सपा में शामिल होते हैं तो भाजपा को लग सकता है भारी झटका। विधुना विधानसभा के कद्दावर नेताओं में शुमार है जाति गुड्डू वर्मा की। और साथ ही लखनऊ में हुई अखिलेश यादव से मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। मुलाकात के बाद महेश वर्मा की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा जनपद में जोरों पर है। खबर महोबा से है, जहां महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पति द्वारा गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला महोबा जिले के मामना गाँव का है, जहाँ 25 वर्षीय नवविवाहिता साधना की संदिग्ध
हालात में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने से आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन मृतका के परिजनों ने इसे सिरे से नकारते हुए हत्या का आरोप बताया है। और साथ ही चरखारी कोतवाली क्षेत्र के तिसोनी गांव निवासी मृतका के पिता हरि सिंह राजपूत ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी साधना की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व मामना गांव निवासी राहुल राजपूत के साथ की थी। आरोपी की शादी के कुछ समय बाद से ही पति राहुल दहेज में 50,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर वह साधना के साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद परेशान रहती थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी पति की पूछताछ उससे की जा रही है और दहेज प्रताड़ना समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल भी की जा रही है। हमारी लड़की भतीजी मतलब तिसोनी से मामले गांव में शादी हमने की थी। दामाद का नाम था राहुल और उनके ससुर साहब का नाम था जगदीश, जहाँ पे हमने शादी की थी। तो 4 साल शादी के हो गए, तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते रहे। 4 साल से ही इन्होंने टॉर्चर किया और रुपया और बाइक की मांग ये करते रहे, लेकिन हम देने योग्य नहीं थे उनके, तो हमने नहीं दे पाया। तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते करते इन्होंने एक दिन ना जाने इनको कैसा लगा या कौन सी बात इनके दिमाग में आई, उसको जान से मार दिया। क्या दबा के मारा है? गर्दन दबा के मार दी। कितने पैसे और कौन गाड़ी की मांग की जा रही है? स्प्लेंडर की मांग थी, हीरो, और 50,000 रुपए की मांग थी। देने में असमर्थ थे आप? जी, असमर्थ थे हम देने में, देने लायक नहीं थे। कभी लड़की ने बताया आपको फोन से कोई मायके आकर? फोन से 1-2 बार बताया हमको कि हमको टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो हमने कहा बेटा हमको हो जाएंगे तो दे देंगे, तो हमको नहीं हो पाया। कितने लोग शामिल ससुराल में? ससुराल में मतलब ससुर साहब शामिल हैं, वो लड़का मेन है, वो और उनकी सासू माँ। कितनी उम्र में? क्या घटना हुई है? दो ही अपने पति दो लड़ाई होगी है, तो हल्पास खा ली है। खाला की जानकारी जो जानकारी मिले उसका खाना कहाँ लेकर आए थे? सरकारी अस्पताल महुआ के रेफर कर दो। वो कहाँ तक उड़ीसा तक पहुंचे थे, वो खत्म हो गई। 5 किलोमीटर उड़ीसा रह गया। क्या घटना हुई है? वो हमारी बहन की जो माम ने शादी हुई थी, तो मतलब उनने मांग करी थी कि और देख लो गाड़ी और 50,000 रुपया दें। तो शादी में यानी कुछ पैसे नहीं हो पाए, ना गाड़ी हो पाई थी। तो फिर इनको थोड़ी बहुत झगड़ा होगा तो उसे गाली गुज दे करते और मारते थे और कह रहे थे तेरे बाप ने ना पैसा दिया ना कुछ दिया। खबर संभल से है, जहां 2 वांछित फरार अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि अपराधी एवं अपराध पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की, जिससे बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी बैजोई में भर्ती कराया गया और साथ ही एसपी अनुकृति शर्मा की कुशल निर्देशन में थाना धनारी पुलिस को कामयाबी मिली है। दोनों अपराधी संभल एवं बदायूं क्षेत्र के हैं। अभियुक्तों से चोरी की गई एक पल्सर बाइक, एक इन्वर्टर, अवैध शस्त्र 315 बोर, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस द्वारा दोनों बदमाशों गिरफ्तारी बरामदी और साथ ही इन सभी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग के दौरान थाना धनारी क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा जब उनको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उन्होंने जंगल की तरफ मोड़ दी। ललकारने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया गया।
पुलिस द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर घायल के पास पहुंचा गया और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर जब रोक लिया गया, उनसे नाम पता पूछा गया तो उसमें से घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहित बताया और दूसरे व्यक्ति का नाम शिवम उर्फ छुटल्ला। इनके पास से एक इन्वर्टर और कुछ औजार बरामद हुए। भागने का कारण और सामान पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहे हैं तथा बैजोई और धनारी से भी वांछित चल रहे हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा इसको अस्पताल भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक संशोधन कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास और साक्ष्यों के आधार पर इसको मान्यता में प्रेषित किया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां मकान में अचेत अवस्था में मिले 4 युवक। स्थानीय लोगों ने जानकारी होने पर चोरों साथ ही 4 लोगों को लेकर पहुंचे अस्पताल और साथ ही मौजूद डॉक्टरों ने 20% शाहिद को मृत घोषित कर दिया। शेष 3 लोगों का वाराणसी निजी अस्पताल में इलाज जारी। सभासद प्रतिनिधि ने बताया गुरुद्वारा आपको बता दें, गुरुवार को देर रात खाना खाकर सोने से हुआ हादसा और साथ ही भरपूर ऑक्सीजन ना मिलने से घटी है घटना और साथ ही अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही पूरी घटना। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम संजय प्रसाद है, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। आपके वार्ड में कुछ घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? जी, मेरे वार्ड में कल 4 बच्चे थे जो आपस में बनाए खाए। उसके बाद 3 बजे भोर में एक बच्चे ने फिर लखनऊ गया, उसको छोड़े। उसके बाद फिर चवाई बना करके वो लोग सो गए और उसी वजह से उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ। धुआं के चक्कर में थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं मिल पाया लोगों को, शुद्ध ऑक्सीजन। इसके लिए एक बच्चे का दम घुट गया है, 2 का उपचार चल रहा निजी हॉस्पिटलों में और ये बहुत दर्दनाक घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दोनों बच्चे शुद्ध रूप से ठीक हो जाएं और अपने घर आए। कितने लोग की मौत हो गई है? एक लोग की मृत्यु हुई है और 2 लोग एडमिट है, निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार उसका। यूपी के श्रावस्ती से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा गांव में एक युवती की उसी के घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती का शव घर के भीतर मिला है और उस पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान पाए गए हैं। शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी भी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल पुलिस अभी पहलुओं पर जांच कर रही है और साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। घटना घटा हुई तो इसके बारे में कैसे हुआ सर? देखिए, थाना क्षेत्र सिरसिया के ग्राम शाहपुर बरगदवा में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, जिसके गले पर एक चोट का निशान है, जो कि प्रथम दृष्टया के शार्प ऑब्जेक्ट से होया हुआ प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। सभी राजपत्रित अधिकारियों और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। सर, ये घटना मतलब पारिवारिक है या कैसे हो सकती है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है और जल्द ही मीडिया को सूचित किया जाएगा। भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व व्यवस्था और जमीन नामांतरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यहां जमीन से जुड़ा मामला 2015 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, उससे वर्ष 2024 में कागजों पर जिंदा दिखाकर उसकी जमीन का नामांतरण करा लिया गया है। जी हां, इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की दोहरी कहानी कही जा रही है। ये राजस्व विभाग की लापरवाही है, जिसमें फर्जी दस्तावेज, झूठा शपथ पत्र और अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच शुरू हो गई है। मामला भागलपुर सदर
अंचल क्षेत्र का है, जहां जानकारी आपको बता दें कि जिनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2015 में हो चुकी थी। नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसके बावजूद वर्ष 2024 में राजस्व अभिलेखों में उन्हें जीवित दिखाते हुए उनकी जमीन का नामांतरण तक करा दिया गया। ये नामांतरण एक फर्जी शपथ पत्र के आधार पर किया गया है, जिसे देख प्रशासन भी हैरान रह गया है। जमीन के वास्तविक मालिक के निधन के बाद नियम के अनुसार उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रखकर एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जीवाड़ा किया गया है। जांच में सामने आया कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से शपथ पत्र तैयार कर जमीन को अवैध रूप से अपने नाम कराने की कोशिश की गई है। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ है जब जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीएम विकास कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया है। वहीं पर एसडीएम विकास कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि जांच में राजस्व कर्मियों या अन्य अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह आशंका गहराती जा रही है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक की संपत्ति का है या ये फिर इसके पीछे एक संगठित गिरोह की सक्रियता भी शामिल हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में पिछले कुछ वर्षों से सभी नामांतरण मामलों में की गई फर्जी जांच कराई जाए और साथ ही ताकि ऐसे अन्य फर्जी मामलों की गंभीरता से खुलासा हो सके। में हमारी पत्नी के नाम से एक लगभग आधा कट्ठे का एक प्लॉट है, उसके बगल में एक पीसीसी सड़क थी जिसको नगर निगम ने बनाया था और नगर निगम की सड़क पर हम रास्ता खोलना चाह रहे थे तो पड़ोसी ने हमें रोक दिया रास्ता खोलने से, जिस मामले को लेकर के जो तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ के धनंजय कुमार वो स्पॉट पर गए थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था, लेकिन विपक्षी जो थे उनके आदेश को नहीं माने और कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दिए। तब हमने इसकी कागज की पड़ताल शुरू की कि जो हमारे जो पड़ोसी का जो कागज है तो वो कितना सत्य है। तो जब हमने इसकी कागजों की पड़ताल की तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक किए नेट पर के जा करके तो पता चला कि इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है। तो अब जब उस शपथ पत्र के अंदर जब मैंने बारीकी से उसे देखा तो मालूम हुआ, जब समाज में पता किए तो ये महिला तो 2015 में ही मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शपथ पत्र 2024 में दिया था। तो आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि जो महिला 2015 में मर चुकी है वो 2024 में कैसे जिंदा होकर के शपथ पत्र दे सकती है। तो इसकी शिकायत हमने 18/12 को यहाँ के जो एसडीएम है विकास कुमार जी, हमने उनसे की तो सर ने तो फौरन जो है तो इस पर संज्ञान लिया और जांच कराया। तो जांच जब यहाँ से अभिलेख का मिलान हुआ तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला यह मामला। और सर ने कहा है, आज भी मैं उनसे सर से मिलने के लिए आया हूँ कि सर इस मामले में क्या हुआ, तो सर ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई इस पर निश्चित रूप से होगी और अंचलाधिकारी और मुजाहिदपुर थाना को मामला भेज दिया गया है। कितना डर लग रहा है इस तरह के मामले में? देखिए मामला तो काफी बड़ा है और विवादित मामला है। 2022 से हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला चल रहा है, लेकिन हमको पूरा प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे और हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। फर्जीवाड़ा है बड़ा, बिल्कुल पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है सर। आप देख लीजिए कि ये जो महिला 2015 में मर गई वो 2024 में जिंदा कैसे हो जाती है। और ये इसके पीछे हम आपको बताते हैं कि एक गैंग, अगर इस पे अगर प्रशासन के लोग अगर पूछेंगे इस आदमी से जाकर के कि बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्स को आपने कहाँ तैयार किया था, जब इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुलिस जब पूछताछ करेगी तो अपने आप परत दर परत सब कुछ खुल जाएगा कि ये किस कैफे में बैठ करके इसको स्कैनिंग करके तैयार किया गया था। बड़ा खेल चल रहा है, बिल्कुल बड़ा खेल है और लगभग ये जो जमीन है वो 70 लाख रुपए की जमीन है। क्या नाम हुआ? सैयद इनामुद्दीन। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्हीं आवेदक के माध्यम से कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दाखिल खारिज कराने का कार्य किया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले का मामला है। उनकी मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, लेकिन उनको तथाकथित रूप से जीवित दिखाते हुए और दाखिल खारिज का कार्य कर दिया गया है। तो ऐसे अन्य भी मामले हो सकते हैं और इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। तो जिसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कानूनी रूप से बिल्कुल अनुचित कार्य है जिसमें उनको सजा हो सकती है और कड़ी कार्रवाई के वो भागी बनेंगे। इस तरह का कार्य यदि कोई अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। गलत कागजात के आधार पर कोई भी सरकारी कार्य कराना बिल्कुल एक अनुचित है और वो गलत ही है और इसमें कार्रवाई होती है। इसको हम लोग अभी जांच में दिए हैं और रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक डेटरेंस के रूप में भी इसको एक होना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए।
FIR भी दर्ज करने का जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत उसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अगर गलत कागजात बना के या दाखिल खारिज अगर आप कराने लगे तो ये तो इससे बड़ी कोई विडंबना तो नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, इसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए 1-2 दिन में, फिर हम लोग इसको अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत किए हैं उनको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अपराधी पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और नशीली दवाओं के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए किया गया बड़ा खुलासा। भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष आपको बता दें कि समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, भारी मात्रा में नशीली दवाएं और नकद राशि भी बरामद की गई है। एसपी शुभांक मिश्रा के अनुसार एसएसपी निर्देश पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच एवं अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग हथियार और नशीली दवाओं के साथ क्षेत्र में सक्रिय हैं। छापेमारी के दौरान आदर्श नगर के रहने वाले पप्पू मंडल के राहुल कुमार व राहुल मंडल, सुधीर सिंह के बेटे सुमन कुमार उर्फ बैज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा बम, 16 जिंदा कारतूस, नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि बरामद सामग्री में नाइट्रोजेपाम टैबलेट कुल 1080 और साथ ही कोडेन फास्फेट व ट्राइपोल CHL सिरप की 155 बोतल यानी कि 100 ml शामिल है। इसके अलावा 2,71,700 रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध हथियार और नशीली दवाओं की खरीद बिक्री में लंबे समय से सक्रिय थे। एसपी शुभांक मिश्रा ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सुल्तानगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया। भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चला रही है। उसी क्रम में एक पुख्ता अभिसूचना प्राप्त हुई कल रात को सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष को कि 2 व्यक्ति हैं जो आपस में देसी कट्टा लेकर घूम रहे हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन पे आवश्यक कार्यवाही हेतु जब आदर्श नगर के पास रेलवे पटरी के पास जब थाना अध्यक्ष पहुंचे अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी वहां से भाग रहे हैं। तुरंत उन्होंने घेराबंदी करके वहां पर दबिश बनाते हुए उनको वहां पर मौका वारदात से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर उनके घर में जाकर जब प्रॉपर रेड और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद हुई, 2 जिंदा बम बरामद हुए, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए जो कि वो खुद साथ में कैरी कर रहा था, अपनी बॉडी पे कैरी कर रहा था। 2,71,700 नगद राशि बरामद हुई, 3 मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा घर से ही बहुत सारी नशे की टेबलेट्स बरामद हुई 1080 की मात्रा में, और इसके अलावा कोडीन फॉस्फेट जो नशे के लिए प्रयोग की जाती है उसकी 155 बोतल 100 ml की 155 बोतल बरामद हुई। उसी की निशानदेही पर एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है रानू कुमार उर्फ रानू मंडल, पिता पवन मंडल, ये आदर्श नगर का रहने वाला है सुल्तानगंज। और जो दूसरा व्यक्ति निशानदेही में जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सुमन कुमार उर्फ बेलन सिंह, इनके पिता है सुधीर सिंह, ये भी आदर्श नगर के ही रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी ये मर्डर केस में जा चुके हैं और 396 यानी डकैती के केस में भी पहले जेल जा चुके हैं। तो उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है और काफी यहाँ बदमाशों में गिने जाते हैं। तो हमारी टीम ने बढ़िया काम किया और बढ़िया से वहाँ पर घेराबंदी करके दबिश करते हुए मौका वारदात से उनको गिरफ्तार किया है। और आगे भी जो भागलपुर पुलिस है वो अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अपनी दबिश बनाती रहेगी और आगे भी कार्रवाई इसी तरह करती रहेगी। इन लोगों का गिरोह कोई और भी लंबा है? हाँ, इन लोगों के साथ 2-3 लोगों का और नाम सामने आ रहा है जो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जिनके साथ ये लोग वहाँ पर रेलवे पटरी के आसपास घूमते हैं और वहाँ पर जो दारू आती है बाहर जगह से उनको उतरवाते हैं और जो नशे की टेबलेट्स रहती हैं इन सब का जो रेलवे के थ्रू सप्लाई होता है। तो हम लोग पता करवा रहे हैं कि क्या GRP में भी इनके खिलाफ कोई केस संबंध दर्ज है या नहीं दर्ज है। इनकी फोटो भी सर्कुलेट की जा रही है, अगर किसी और तरीके से चिन्हित होता है और मामलों में भी इनको रिमांड किया जाएगा। कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? नहीं, कल रात की रेड थी और काफी मुश्किल रेड थी क्योंकि भागते हैं और रेलवे पटरी के आसपास रहता है तो बहुत खतरनाक जगह थी, परंतु बहुत सक्सेसफुली रेड हुई और सक्सेसफुली इसको वहां से गिरफ्तार किया गया।
सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत सीटा नाबाद उत्तरी पंचायत के कुमेदान टोला गांव में 4 दिवसीय पूषी पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही मेला अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 जनवरी से 6 जनवरी तक मेला का आयोजन रखा गया है, जिसमें 3 जनवरी 2026 को आल्हा उदल की नाच का आयोजन, 4 और 5 जनवरी सुप्रसिद्ध कलाकार कैलाश निराला के द्वारा रासलीला का आयोजन और 6 जनवरी को भोजपुरी के सुपरस्टार गायक धनंजय शर्मा व एवं गायिका ज्योति माही व समस्त टीम के द्वारा प्रोग्राम रखा गया है। और सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन करते हैं कि मेले में आए, मेले का लुत्फ उठाएं और साथ ही शांति प्रिय ढंग से मिलो लोगों का सम्मान और साथ ही अपना सहयोग हम सभी को प्रदान करें। भागलपुर सहित बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे से हुई है। ठंडी पछुआ हवा के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। भागलपुर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 जिलों में घना कोहरा और विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 38 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कई जिलों के न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सिवान सबसे ठंडा जिला रहा है और यहां का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गया और न्यूनतम तापमान वहां का 6.3 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में अरवल का 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। आज ठंड बहुत ज्यादा है, कुहासे भी लग रहे हैं। ठंड तो बहुत ज्यादा है आज। अंजना के अपेक्षा 31 जनवरी जो ठंड थी उससे ज्यादा ठंड की है। लग रहा है कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड हो रहा है गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा हर जगह लग रहा है कि अलाव जलाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, नहीं तो आम आदमी दिक्कत परेशानी का झेलना पड़ेगा। मतलब ऑफिस वगैरह जाने में भी बहुत मैं लाइन में मेरे को लग रहा है कि ऑफिस जाने में आज दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। रोड वगैरह नहीं नजर आ रहे, आदमी नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है? पीयूष कुमार। ठंड बहुत ज्यादा है जी, ठंड तो बहुत ज़्यादा है सर। जैसा कि देख रहे हैं आज काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही है और कुहासा भी इतना किया हुआ है कि रोड पे पब्लिक दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि अदर डे से आज का दिन ज़्यादा ठंड हो रहा है और काफ़ी ठंड लग रही है सर। गाड़ी वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ग्लव्स लेकर भी निकला हूँ घर से, ग्लव्स हाथ में भी कनकनी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। क्या नाम है? मेरा शिवचरण कुमार सिंह नाम हुआ। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर पानी टंकी के समीप चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई है। पूर्व परिषद सदानंद मोदी के बेटे साहिल पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल साहिल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की देर रात साहिल का पास में रहने वाले विजय और नितेश के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के बाद पानी टंकी के पास एक दुकान के समीप खड़ा था। तभी विजय नितेश अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और साहिल पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हादसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त मुजाहिदपुर थाना इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार गश्ती पर थे और साथ ही सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुद थाने की गाड़ी से घायल साहिल को सदर अस्पताल पहुंचवाया है। वहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है।
भागलपुर में लगातार बढ़ रही ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में DRDA परिसर में ठंड से प्रभावित गरीब, असहाय और बेघर लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर पूरी व्यवस्था की निगरानी की गई। इस दौरान DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वहां पर, आपको बता दें, ठंड से प्रभावित ना रहे। उन्होंने चिन्हित स्थलों पर त्वरित राहत पहुंचाते हुए जरूरतमंदों की पहचान कर सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। DM ने कहा कि शीतलहर के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ठंड से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और संतोष साफ झलक रहा था। लेकिन देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो इसमें हैं सर, वो काम कर सकते हैं लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कोई पहल की जाएगी क्या? बिल्कुल। अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, इस वजह से निश्चित रूप से मेरा ये भी उद्देश्य है और हमने अपनी टीम को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ें ताकि एक आय का निश्चित एक माध्यम हो जाए और किसी पे लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। उसी के तहत जो है अभी हम लोगों ने बात भी किया हम लोगों से और कई लोग काम करने वाले हैं तो उनको हम लोग काम से भी जोड़ें। कमल भी वितरण किया गया? बिल्कुल, उनको अभी ब्लैंकेट भी दिया गया है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन लोगों को हम काम से भी जोड़ेंगे ताकि उनको निश्चित आय दे सकें और उनको मजबूती प्रदान कर सकें। समाज कल्याण विभाग से जिला सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के द्वारा ये कंबल वितरण की गई है। मुख्यमंत्री भिक्षा योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति योजना जो है उसके अंदर हम लोग कुछ स्वावलंबी ग्रुप्स चलाते हैं। SHG जैसा ही हम लोग ग्रुप्स चलाते हैं, उनके ही जितने बेनिफिशरीज हैं उन लोगों को ही बुलाकर हम लोगों ने आज कंबल वितरण का कार्य आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कराया। 50 से 60 लोगों को यहाँ बुलाया था और उतने कंबल का वितरण करना है। थैंक यू। खबर भागलपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने DRDA परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू अर्जन की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक DRDA कार्यालय में हुई, जिसमें जिला भू अर्जन पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों भूमि सुधार उप सहमतकर्ता और साथी एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भागलपुर जिले में विभिन्न विभागों की कुल 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अमीन द्वारा भूमि सर्वे का कार्य किया जा रहा है लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो चिंता का विषय है। से गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अब संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भू अर्जन मामलों की निगरानी एवं अनुश्रवण स्वयं करेंगे। बैठक के दौरान NH 133 एचकारी और साथ ही महगामा पथ और साथ ही पीरपैती थर्मल पावर परियोजना, कटारिया और साथ ही विक्रमशिला रेल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, गोराडी बधुआ जलाशय योजना, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, गंगा पथ परियोजना तथा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के भू अर्जन की स्थिति को योजनावार समीक्षा उनकी की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 5 से 6 दिनों के भीतर सभी भूधारकों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जाए और सर्वे के दौरान प्रत्येक भूधारी का जमाबंदी नंबर, खाता संख्या और साथ ही खेसरा संख्या सहित विस्तृत विवरण लिया जाए, तैयार किया जाए और साथ ही तैयार करते हुए परियोजना वार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
और बिल्कुल अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं कड़ाके की ठंड है। इस वजह से निश्चित रूप से मेरा ये भी उद्देश्य है और हमने अपनी टीम को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ें ताकि एक आय का निश्चित एक माध्यम हो जाए और किसी पे लोग डिपेंडेंट नहीं रहें। उसी के तहत जो है अभी हम लोगों ने बात भी किया हम लोगों से और कई लोग काम करने वाले हैं तो उनको हम लोग काम से भी जोड़ेंगे। कम्बल भी वितरण किया गया? बिल्कुल, उनको अभी ब्लैंकेट भी दिया गया है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन लोगों को हम काम से भी जोड़ेंगे ताकि उनको निश्चित आय दे सके और उनको मजबूती प्रदान कर सके। सितारगंज के शक्ति फार्म के निर्मल नगर में मिट्टी माफिया ने राजस्व विभाग की टीम के साथ दुस्साहस कर कब्जे में लिया और साथ ही अवैध मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन छीन लिया। वाहन में भरी मिट्टी को सड़क में गिराकर फरार हो गए, जिसकी वीडियोग्राफी राजस्व टीम ने की है। वहीं जिसके आधार पर तहसीलदार ने लगभग अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 31 दिसंबर को उन्हें सूचना मिली कि शक्तिनगर फार्म निर्मल नगर में अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली है। इसके बाद उन्होंने पटवारी त्रिलोचन सुयाल और पटवारी पंकजचंद को टीम के साथ भेजा है। टीम ने सुबह करीब 8:30 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट की मिली है उनको, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। टीम के सदस्यों ने उसने मिट्टी परिवहन के दस्तावेज मांगे, तब चालक मौके पर नहीं दिखा सका और साथ ही इसके बाद टीम के सदस्यों ने वाहन को कब्जे में ले लिया और सीज कर तहसील परिसर में लाने लगे। आरोप है कि रास्ते में उन्हें लगभग 10 से 15 लोग मिले और उन्होंने बलपूर्वक मिट्टी भर वाहन उनसे छीन लिया है। और साथ ही इससे पूर्व निर्मल नगर में 25 दिसंबर को राजस्व टीम ने अवैध मिट्टी खनन में भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया था। पिछले कई महीनों से निर्मल नगर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का गोरखधंधा चरम पर है। इस क्षेत्र में बहने वाली सूखी नदी के आसपास मिट्टी माफियाओं ने अवैध धंधे को बेखौफ बढ़ा दिया है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि राजस्व टीम पर वे हमला कर रहे हैं। तारीख को हमारी टीम सूचना मिलने पे कि अवैध खनन हो रहा है कुछ जगहों पे जगह जगह छापेमारी की गई। अलग अलग पटवारियों की टीम हमारी यहाँ से तहसील से मूव करी। उसके बाद एक जगह निर्मल नगर में एक ट्रॉली पकड़ी गई त्रिलोचन सुयाल पटवारी द्वारा, जो क्षेत्रीय पटवारी नहीं थे परंतु टीम के मेंबर थे, वो छापेमारी टीम के मेंबर थे, उनके द्वारा पकड़ी गई। तो पकड़ के मुझे सूचना दी गई कि पकड़ ली गई है, तो मैंने कहा इसको ले आओ। यहाँ से मैं बैकअप भी भेज रहा था उनके लिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, बैकअप भेजने से पहले ही वहाँ बलपूर्वक लोगों द्वारा भीड़ जमा की गई। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ट्रॉली छीन के मिट्टी भी गिरा दी गई, ट्रॉली लेके भाग गए। इसी मामले पे FIR दर्ज की गई है और ऐसा अवैध खनन करता जो भी पाया जाएगा बिना परमिशन के कार्रवाई की जाती रहेगी। वसंत कुंज योजना में मेट्रो कास्टिंग यार्ड के लिए 12 हेक्टेयर जमीन देगा LDA। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मेट्रो सिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। लखनऊ मेट्रो की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनेगा, जिसके लिए LDA 12.5 हेक्टेयर जमीन देगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक करके परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण व नजूल भूमि के प्रस्तावों की समीक्षा की है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया है कि बसंत कुंज योजना के सेक्टर के में 6 हेक्टेयर और राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रबुद्ध नगर योजना में निर्मित की गई अस्थायी पार्किंग की 6.5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जो कि सहमति बनने पर मेट्रो के अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए बसंत कुंज योजना के सेक्टर A के दक्षिणी भाग में लगभग 18 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इसमें दुबग्गा मछली मंडी की जमीन भी आ रही है, जिसके एवज में आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना में मछली मंडी के लिए उतनी ही जमीन दी जाएगी। और बैठक में मेट्रो के अधिकारियों ने चौक चारबाग गौतम बुद्ध मार्ग समेत अन्य स्थानों पर भी भूमि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है और इस पर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रस्तावित जगहों का सर्वे करके भूमि हस्तांतरित
करने की एनओसी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रस्तावित नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित है उनके रिकॉर्ड 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएं। साथ ही बैठक में अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक के गौतम, मुख्य अभियंता मानवेंद्र कुमार सिंह और साथ ही अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा समेत प्राधिकरण व मेट्रो के अन्य अधिकारी व अभियंता वहां पर उपस्थित रहे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।